हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। खोल दे पंख कहता है परिंदा, खोल दे पंख कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आप भी इसी मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिएगा और लगे रहिएगा तैयारी। एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशन के साथ देखो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। वैक्यूल्स हो गई, पिछली क्लास में थी ना वो वैक्यूल्स अपन कंप्लीट करा चुके हैं और वैक्यूल्स का मतलब बता दिया था रिक्तिका। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था झिल्ली का था, काफ़ी बार पूछा गया था कि इसकी झिल्ली को क्या बोल रहे हैं, टोनोप्लास्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टोनोप्लास्ट बोल रहे हैं। इसके जो टाइप्स हैं वो सब कुछ बता दिए थे और जो आने वाले क्वेश्चन थे उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था और इनको कुल मिला के है वैक्यूल्स का अपना कंप्लीट हो गया। आज अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म काय, और सूक्ष्म काय को बोल रहे हैं माइक्रो बॉडीज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सूक्ष्म काय को? माइक्रो बॉडीज। सूक्ष्म काय, सूक्ष्म काय को इंग्लिश में अपन बोलते हैं वो है माइक्रो बॉडी। क्या है? माइक्रो बॉडीज। अब ये क्या है? ये क्या लफड़ा आ गया भाई? इसको अपन पूरा पढ़ेंगे, इसका पोस्टमार्टम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। माइक्रो बॉडीज के बारे में आपको पता होगा, मैंने सारणी बनाई थी शुरू की क्लास में, शायद सेकंड क्लास थी, उसमें बताया था। पहला क्वेश्चन बनता है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या है? एकल झिल्ली युक्त क्या है? छोटे कोशिकांग है। झिल्ली युक्त सूक्ष्म काय, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, काय का मतलब होता है बॉडी। तो ये क्या होते हैं? छोटे कोशिकांग है। कोशिकांग को इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑर्गन। ये क्या है? छोटे कोशिकांग है। झिल्ली कौन से हैं? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। कई बार तो यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए सूक्ष्म काय के टाइप कितने प्रकार का होता है, यानी ये सूक्ष्म काय कितने प्रकार का होता है उसके बारे में देखें तो वो देखो, सूक्ष्म काय को अपन देखें वो तीन टाइप में बांट सकते हैं। कौन कौन से? प्रोक्सिसोम एक को बोलते हैं प्रोक्सिसोम, प्रोक्सिसोम। एक है ग्लाइओक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, और एक को बोलते हैं स्पीरोसोम। क्या बोलते हैं? स्पेरियोसोम। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखें प्रोक्सिसोम, सिंपल क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन क्या बनता है? यह एनिमल, एनिमल का मतलब क्या होता है? जंतु। एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होता है। एनिमल और प्लांट दोनों में क्या होता है? उपस्थित, दोनों में प्रेजेंट होता है। कौन? प्रोक्सिसोम। किसका प्रकार है? सूक्ष्म काय का प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। प्रोक्सिसोम, प्रोक्सिसोम एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होता है। ग्लाइओक्सिसोम किसमें? ओनली फॉर प्लांट्स यानी पादपों में प्रेजेंट होता है, यानी पादप सेल में ही प्रेजेंट होता है। और स्पेरियोसोम किसमें? ओनली प्लांट सेल में। यह भी क्या होता है? प्लांट सेल में ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसका क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। कौन सा? प्रोक्सिसोम। इसका कार्य क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। तो कार्य देख लें किसमें? जंतु कोशिका में क्या कार्य होगा? जंतु कोशिका या एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में इसका कार्य देखें। इसके साथ ही अपन देखते हैं, अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना तो आपको ज़्यादा याद होगा। तो इधर देखते हैं पादप सेल में वर्क, पादप सेल में कार्य। हाँ, तो मैं आपको प्रोक्सिसोम के बारे में बता रहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। कौन? प्रोक्सिसोम। और आगे दो टाइप पढ़ेंगे, तीसरी बार बता रहा हूँ, ग्लाइओक्सिसोम और स्पेरियोसोम। ये किस में पाया जाता है? ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है क्योंकि एनिमल सेल में पाया जाता है। तो एनिमल सेल में इसका वर्क देखे क्या? एनिमल सेल में अगर वर्क देखे ना तो वो क्या होता है? अपने शरीर में क्या होता है? H2O2। H2O2 आप पढ़ते हो किस में? केमिस्ट्री में। H2O2 को अपन क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइड्रोजन प्रोक्साइड। कौन सा प्रोक्साइड है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड। बोलते हैं कि नहीं बोलते मेरे भाई? बोलते हैं ना। हाइड्रोजन प्रोक्साइड का क्या करता है? अपघटन का कार्य कौन करता है? प्रोक्सिसोम। क्या करता है? प्रोक्सिसोम। और इसमें जो एंजाइम है ना, इस प्रक्रिया में
प्रयुक्त होने वाले एंजाइम है वो कौन से हैं? प्रोक्सीडेजेज। क्या है? प्रोक्सीडेज एंजाइम है। और एक है केटालेज। कौन सा? केटालेजेज एंजाइम यूज होता है किसमें? H2O2 का विघटन करता है। कौन? प्रोक्सीसोम। किसमें? जंतु कोशिका में। तो इस क्रिया में एंजाइम प्रयुक्त होते हैं और वो एंजाइम कौन से होते हैं? प्रोक्सीडेजेज एंजाइम और केटालेजेज एंजाइम। और पादप सेल में प्रोक्सीसोम का कार्य देखना तो वो क्या करता है? वसीय अम्ल होते हैं अपने पास में पादप सेल में। वसीय अम्ल का क्या करता है? बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीडेशन बोल दो या ऑक्सीकरण बोल दो, चूंकि अपन इसको हिंदी में भी बोलता हूँ मैं, इंग्लिश में भी बोलता हूँ, तो आपको जैसे सूटेबल लगे ना वो लिख लेना, ठीक है। वो क्या अपन क्या पढ़ रहे हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन का कार्य कौन करता है? पादप कोशिका में कौन करता है? सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। और वो करता है प्रोक्सीसोम। कौन करता है? प्रोक्सीसोम करता है। जंतुओं में कौन करता है बीटा ऑक्सीडेशन का कार्य? वो मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट में। अब देखते हैं एक कार्य क्या है पादप कोशिका में? प्रकाश संश्लेषण जो होती है, प्रकाश संश्लेषण, एक मिनट सॉरी, प्रकाश शोषण होता है ना, प्रकाश शोषण का कुछ भाग भी करने में क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? प्रोक्सीसोम। प्रोक्सीसोम प्रकाश शोषण में भी कुछ काम में आता है, उसका हिस्सा कुछ काम में आता है। किसमें? प्लांट सेल में। अब देखें ये इंपॉर्टेंट है काफी। कौन सा? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ये क्या होता है? एनिमल में कौन करता है? एनिमल का मतलब होता है मेरे भाई जंतु। एनिमल्स में कौन करता है? वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बता दिया है कि नहीं बता दिया? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बता दिया है। प्लांट्स में कौन करता है? अभी मैंने बताया था प्लांट्स में कौन करता है? वो करता है प्रोक्सीसोम। कौन करता है? प्रोक्सीसोम कार्य करता है किसका? बीटा ऑक्सीडेशन का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एनिमल्स में बीटा ऑक्सीडेशन का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और प्लांट्स में कौन करता है? प्रोक्सीसोम। इसके तारे स्टार वगैरह सब कुछ लगाना चाहो तो लगा लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हालांकि आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जो अंडरलाइन करवाता हूँ ना वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना, उनको कभी भूलना भी नहीं है। हर टाइम काम में आने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। अब पढ़ते हैं, प्रोक्सीसोम के बारे में बता दिया, अब अपन पढ़ेंगे ग्लाइकोसिसोम के बारे में। सेकंड नंबर टाइप है वो है ग्लाइकोसिसोम। क्या? ग्लाइकोसिसोम। ग्लाइकोसिसोम इसके बारे में क्या है? यह रूपांतरित, यही इंपॉर्टेंट है, यह रूपांतरित प्रोक्सीसोम ही है। क्या है? रूपांतरित प्रोक्सीसोम। जो प्रोक्सीसोम मैंने बताया ऊपर, उसका रूपांतरित रूप क्या है? ग्लाइकोसिसोम। और आपको मैंने बताया था ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। किसमें? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, ध्यान रखना। एनिमल सेल में ग्लाइकोसिसोम प्रेजेंट नहीं होता और प्लांट सेल में ग्लाइकोसिसोम भी प्रेजेंट होता है, प्रोक्सीसोम भी प्रेजेंट होता है, और जो स्प्रियोसोम भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। किसमें? प्लांट सेल में। यह मुख्यतः ग्लाइकोसिसोम, देखो ग्लाइकोसिसोम, ग्लाई का मतलब फैट से लगाना आप, मुख्यतः ग्लाइकोसिसोम का मतलब होता है वसा, वसा में पाया जाता है। तो वसा वाले पौधे कौन से हैं? अरंडी। अरंडी में क्या है? तेल है ना, अरंडी को बोलते हैं। यानी अरंडी में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोसिसोम पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, अरंडी में ग्लाइकोसिसोम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केस्टर। केस्टर भी लिखा हुआ आ सकता है या अरंडी भी लिखा आ सकता है हिंदी में। और मूंगफली के बीजों में भी पाया जाता है, मूंगफली के बीजों में भी क्या पाया जाता है? ग्लाइकोसिसोम पाया जाता है, बीजों में प्रेजेंट या उपस्थित। ग्लाइकोसिसोम मूंगफली के बीजों में और अरंडी के तेल में पाया जाता है या अरंडी के बीज में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, ठीक है। ग्लाइकोसिसोम के बारे में बताया, क्या करता है? ग्लाइकोसिसोम का मतलब ये ध्यान रखना, ग्लाई से मतलब वसा, और वसा किन में पाई जाती है? अरंडी में यानी केस्टर में पाई जाती है और मूंगफली में, ठीक है।
कार्य क्या होता है इसका, किसका, प्रोक्सिसोम का कार्य क्या होता है, कार्य अपने पास में होगा इसका वसा है ना, वसा से ग्लाइकोसिसोम वसा से क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन करेगा, वो करेगा ग्लाइकोसिसोम। किन में, पादपों में। वसा से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करेगा किन में, प्लांट्स में करेगा। ठीक है, और ये होगा कैसे, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा कैसे, एक आता है अपने पास में क्या, ग्लाइओक्सिलेट चक्कर, ग्लाइओक्सिलेट साइकिल या चक्कर। ये अपन जब श्वसन वाला चैप्टर आएगा ना, वो ग्लाइओक्सिलेट चक्कर भी पढ़ लेंगे। पादपों में श्वसन आएगा तब ग्लाइओक्सिलेट चक्कर बिल्कुल पढ़ लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, वसा से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पादपों में कौन करता है, ग्लाइओक्सिसोम। ग्लाइओक्सिसोम किसका भाग है, टाइप किसका है, वो है माइक्रोबॉडीज का, किसका, सूक्ष्मकाय का। और ये कार्य क्या करता है, वसा से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कौन से चक्र के द्वारा, ग्लाइओक्सिलेट चक्र के द्वारा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ग्लाइओक्सिलेट चक्र में आगे आपको बता दूंगा। एक दिन में आप बायोलॉजी के किंग नहीं बन सकते, अगर आप मेरे को रेगुलर टाइम दोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ आपको बायोलॉजी में कोई चैलेंज करने वाला नहीं रहेगा। सब कुछ पढ़ाऊंगा, केवल आप तो मेरे साथ बने रहिए। तीसरी टाइप आती है वो स्पेरोसोम। स्पेरोसोम, अब अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछे ना कि इनको ग्लाइओक्सिसोम को, प्रोक्सिसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पेरोसोम को क्या बोलते हैं, मेरे भाई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपके हिंदी का बिल्कुल भी कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। आपके अगर हिंदी का पेपर है ना, बाइलिंगुअल आएगा पेपर तो, लेकिन उसमें भी आपके ये लिखा हुआ होगा इंग्लिश में स्पेरोसोम। और आपको पता है पेपर के पहले ही लिखा होता है कि इंग्लिश वर्जन को सही मानेंगे तो अपन इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी, अपन इंग्लिश की तैयार कर रहे हैं, ध्यान रखना। टर्मिनोलॉजी है ना बायोलॉजी की, वो इंग्लिश में तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे ही आएंगे। स्पेरोसोम हिंदी में भी लिखे हुए ऐसे आएंगे, ग्लाइओक्सिसोम, स्पेरोसोम, ध्यान रखना। तो आप इनकी हिंदी देखो तो वो मत पूछना भाई, मेरे से भी मत पूछना। हालांकि मैं बताने को तो बता दूंगा, लेकिन आपके कोई काम नहीं आएगी। और अपन मेहनत ऐसी करेंगे कि बिन फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ना पढ़ गए, बहुत कम पढ़ गए और अच्छा पढ़ गए, अपन सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो स्पेरोसोम किस में पाया जाता है, ओनली फॉर प्लांट में पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, केवल प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कौन, स्पेरोसोम, देखते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, स्पेरोसोम का कार्य से क्वेश्चन बन जाता है, और वो होता है वसा उपापचय, वसा उपापचय। उपापचय और अपचय के बारे में मैंने बताया था, एक बार बता दिया है मैंने क्लास में। वसा का, इसका मतलब, उपापचय का मतलब होता है अपघटन, वसा का अपघटन कौन करता है, स्पेरोसोम। स्पेरोसोम वसा का अपघटन करता है। और एक ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है और बन भी सकता है कि स्पेरोसोम को क्या बोलते हैं, किसके कारण, वसा उपापचय के कारण इसे बोलते हैं पादप लाइसोसोम। क्या बोलते हैं इसको, पादप लाइसोसोम्स। लाइसोसोम के बारे में मैंने बता दिया है पिछली क्लास में। और पादपों का लाइसोसोम कौन है, वो है स्पेरोसोम। क्यों है, क्योंकि ये वसा का उपापचय, वसा का अपघटन में क्या होता है, सहायक होता है। और स्पेरोसोम ओनली फॉर प्लांट्स में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, सेल ऑर्गन में पढ़ते पढ़ते ही अपने पास में एक नया शब्द आता है, वो आता है कोशिका कंकाल। और कोशिका कंकाल को इंग्लिश में बोलते हैं सेल स्केलेटन। कोशिका कंकाल आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक बार देख लेता हूँ। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं, कोशिका कंकाल को बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, साइक्लोस्केलेटन। क्यों बोलते हैं इसको, देखो कोशिका, अपन सेल ऑर्गन पढ़ रहे थे और कोशिका कंकाल बीच में कैसे आ गए, यानी वे प्रोटीन का समूह है। ये क्या है, एक प्रकार का कोशिका कंकाल क्या है, प्रोटीन का समूह है, जो कोशिका का आकार प्रदान करता है, यांत्रिक सहयोग देता है कोशिका को। और उसके मूवमेंट में क्या होता है, सहायक होता है। मूवमेंट का मतलब होता है यहाँ पे गति और चलन से का कंकाल।
यह ध्यान रखना, विशेष रूप से ध्यान रखना, कोशिका कंकाल यूकेरियोट्स कोशिका में पाया जाता है। देखो वो तो प्रोकैरियोट्स तो एकल सेल है, तो उनमें कोशिका कंकाल नहीं पाया जाता है। कोशिका कंकाल पाया जाता है, वो पाया जाता है यूकेरियोट्स में। और कोशिका कंकाल में जो सेल ऑर्गन आएंगे ना, वो अपन पढ़ेंगे, जैसे तारक केंद्र है, सीलिया, फ्लेजिला है, इनके बारे में अपन कोशिका कंकाल में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं लिखूं तो क्या, कोशिका कंकाल क्या है? यह प्रोटीन का एक समूह है। प्रोटीन का क्या है? एक समूह है जो सेल, सेल का मतलब कोशिका का आकार, कोशिका का आकार, उसे यांत्रिक सहयोग, यांत्रिक सहयोग एवं मूवमेंट में सहायक है। मूवमेंट में सहायक होता है। मूवमेंट का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, गति प्लस चलन, दोनों है मूवमेंट में, दोनों शामिल है। गति और चलन में सहायक है मूवमेंट। आप फिजिक्स में पढ़ना भाई, मूवमेंट फिजिक्स में पढ़ना। लोकोमोशन है वहाँ पे, काफ़ी आते हैं। मेरी फिजिक्स वैसे ही काफ़ी शानदार रही हुई है, तभी तो मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। ये देखो, यह इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेल का आकार, यांत्रिक सहयोग एवं मूवमेंट में सहायक कौन है? कोशिका कंकाल है। और ये जो आगे लाइन लिख रहा हूँ ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यह विशिष्ट रूप से यूकेरियोट्स में पाया जाता है। पीछे यार सॉन्ग बजने लग गया था, तो इसी कारण से बीच में क्लास रोकनी पड़ी। क्यों? ये देखो कोशिका कंकाल है ना, कोशिका कंकाल का मतलब मैंने बता दिया था, और आपको बता दिया था कि यह यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। कौन? कोशिका कंकाल। प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। आपको स्टेटमेंट में उलझा सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि साइड में अदर वॉइस आने लग गई थी, मैंने सोचा फिर कॉपीराइट आ जाएगा, क्लास को बंद कर दिया था। अपने कोशिका कंकाल पढ़ा, और कोशिका कंकाल होता क्या है इसके बारे में बता दिया। और आप ये ध्यान रखना कि यह केवल यूकेरियोट्स में पाया जाता है, विशेषतः यूकेरियोट्स में पाया जाता है। कौन? कोशिका कंकाल यह है। अब अपन देखते हैं साइक्लियोटोन बना किन से होता है। साइटोस्केलेटोन, साइटोस्केलेटोन बना किन किन से होता है? यहाँ से क्वेश्चन इस सारणी से काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जनरल साइंस में बनता है, नीट लेवल पे भी बनता है। ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नीट लेवल का, तो नीट लेवल की बता रहा हूँ, जनरल साइंस की नहीं बता रहा हूँ। लेकिन एक थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ से जनरल साइंस में भी क्वेश्चन बनता है। सूक्ष्म तंतु 3 टाइप से होता है। एक होता है सूक्ष्म तंतु, एक होता है मध्यवर्ती तंतु, मध्यवर्ती तंतु, और एक होती है सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। सूक्ष्म तंतु को ध्यान रखना, माइक्रोफिलामेंट। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। इंग्लिश का वर्जन लिख देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश से याद करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। मध्यवर्ती तंतु को बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तंतु को पता ही है आपको, फिलामेंट बोलते हैं, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं मध्यवर्ती तंतु को। और सूक्ष्म नलिका को मैंने बताया माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, हाँ ट्यूब्यूल्स। क्या बोल रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनका आकार से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आकार ध्यान रखना, सूक्ष्म तंतु होते हैं सबसे छोटे, इनका आकार क्या होता है? सबसे छोटा आकार होता है सूक्ष्म तंतुओं का। मध्यवर्ती तंतुओं का होता है मध्य आकार, नाम से स्पष्ट है। मध्यवर्ती यानी आकार क्या होता है? मध्य आकार होता है। लेकिन सूक्ष्म नलिकाओं से नाम से स्पष्ट नहीं होता। सूक्ष्म का मतलब होती है छोटी, लेकिन ये आकार में क्या होते हैं? सबसे बड़ी। नलिकाएं कौन सी?
किन में बता रहा हूँ, साइटोस्क्लियोटोन जिनसे बने होते हैं सूक्ष्म तंतु, मध्यवर्ती तंतु और सूक्ष्म नलिकाएं। तो ध्यान रखना, सूक्ष्म तंतु सबसे छोटा होता है, मध्यवर्ती तंतु इनका आकार दोनों के मध्य का होता है, यानी इन दोनों के बीच का आकार होता है, और सूक्ष्म नलिकाएं होती है ना, ये सबसे बड़ी होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और कन्फ्यूज काफ़ी बार बच्चे हो जाते हैं। तो इनका आकार कितना होता है, देखो 4 से 7 नैनोमीटर सबसे छोटे आकार के होते हैं, तो 4 से 7 नैनोमीटर। कौन, सूक्ष्म तंतु। मध्यवर्ती तंतु या इंटरमीडिएट फिलामेंट कितने होते हैं, 8 से 10 नैनोमीटर के। और ध्यान रखना माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ना, लगभग 25 नैनोमीटर के। अगर आप ये सोच रहे हो कि नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 1 नैनोमीटर बराबर क्या है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 10 की पावर माइनस 9 मीटर का मतलब है 1 नैनोमीटर। तो इन नैनोमीटर में आकार बता दिया, सबसे छोटा कौन सा होता है, मध्यवर्ती कौन सा होता है, सूक्ष्म नलिकाएं कौन सी होती है। अब ध्यान रखना, सूक्ष्म तंतु माइक्रोफिलामेंट कहाँ पे किससे निर्मित होते हैं, माइक्रोफिलामेंट। ध्यान रखना, मैं लोकोमोशन वाला पढ़ाऊंगा ना, मनुष्य में चलन एवं गति वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा एक्टिन प्रोटीन का कार्य क्या होता है। ये किससे बना होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है, एक्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है। किस प्रोटीन से निर्मित होता है, एक्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है। इसका कार्य क्या होता है, किसका, माइक्रो फिलामेंट का कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, यह करता है अमीबॉइड गति। अमीबा कौन सी गति करता है, जिस प्रकार से चलता है, शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा अमीबॉइड गति के बारे में, किस प्रकार से वो आगे चलता है, अमीबा कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है, उस प्रकार की गति में कौन, सूक्ष्म तंतु का कार्य होता है। सूक्ष्म तंतुओं का एक प्रमुख कार्य क्या होता है, एनिमल्स में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। विभाजन में क्या होता है, सहायक। विभाजन में सहायक होता है कौन, सूक्ष्म तंतु। यहाँ से मैं बता रहा हूँ, इस सारणी से क्वेश्चन आएगा। एक तो मैंने शायद 2nd क्लास में काफ़ी बार बता दिया हूँ, उस सारणी से क्वेश्चन आएगा, यानी कितनी लेयर युक्त अपने पास सेल ऑर्गन है, और एक क्वेश्चन बनता है ना, तो इस सारणी से बन जाता है। ध्यान रखना, इस सारणी के जितने चाहे फूल पत्ती लगा लो ना, इसका मैं बताता हूँ 50 70 80 बार इसका रिवीजन कर दो, ऐसे यूं अंगुलियों पर याद होनी चाहिए यह सारणी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसका आकार के बारे में बता दिया तीनों के, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, किसका, किसका कार्य, इंटरमीडिएट फिलामेंट का कार्य क्या होता है, स्थायित्व। स्थायित्व व सहयोग देना। स्थायित्व सहयोग किसे देगा भाई, स्थायित्व और सहयोग कौन, मध्यवर्ती तंतु किसे सहयोग देगा, किसे स्थायित्व देगा, वो देगा कोशिका को। किसको देगा, कोशिका को। सूक्ष्म नलिकाओं से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या है, अल्फा व बीटा ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित। जब यह प्रोटीन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स है ना, हाँ, यहाँ पे आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स है ना, अल्फा व बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित होती है, और इसका कार्य क्या होता है, किसका, सूक्ष्म नलिकाओं का या माइक्रो ट्यूब्यूल्स का। वो ध्यान रखना, अंतरकोशीय की गति। अंतरकोशीय के यानी चूंकि ये नलिकाएं हैं, तो ये क्या करती है, जो कोशिकीय पदार्थ होता है उनका स्थानांतरण करने में कौन सहायक होती है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती है। और यह ध्यान रखना, सीलिया, फ्लैजिला एवं तारक केंद्र का निर्माण करती है कौन, सूक्ष्म नलिकाएं। कौन करती है, सूक्ष्म नलिकाएं। सीलिया, फ्लैजिला एवं तारक केंद्र होते क्या है, आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन, सीलिया, फ्लैजिला एवं तारक केंद्र क्या होते हैं, सेल ऑर्गन है, किस टाइप के होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं तो बोलता हूं कि आपको ये पूरी सारणी पढ़नी है, पूरी सारणी है ना, ये टेबल है वो याद करनी है। लेकिन अगर आपके टेबल याद नहीं होती है ना, तो आपको सूक्ष्म नलिकाओं तो बिल्कुल याद करनी है, कंठस्थ याद करनी है, क्योंकि ये निर्माण किसका करती है, सीलिया, फ्लैजिला, तारक केंद्र। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित होती है कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, सबसे बड़ी होती है। जहां क्वेश्चन बनता है तो सूक्ष्म नलिकाओं से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। हालांकि आपको ये छोड़ने नहीं है, ये भी पढ़ने हैं, लेकिन आपको सूक्ष्म नलिकाओं पर ध्यान आपका अधिक आकर्षित होना चाहिए, किन पे, सूक्ष्म नलिकाओं पे, माइक्रोट्यूब्यूल्स पे। अब देखो, एक होता है तारक काय,
मैंने बताया था। अब आप बताओगे, आप जल्दी से कमेंट करो कि तारक काय का निर्माण कौन करता है। अभी जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट पहले ही बताया था। तारक काय, तारक केंद्र, तारक काय में क्या होते हैं, तारक केंद्र होते हैं। तो तारक काय का निर्माण कौन करता है, तारक काय एवं, अपन पढ़ेंगे तारक काय एवं तारक केंद्र। तारक केंद्र एक से नाम है, ध्यान रखना, लेकिन अलग अलग है तारक काय और तारक केंद्र। तारक काय को तो इंग्लिश में बोलते हैं, वो बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। तारक काय को तो बोलते हैं सेंट्रोसोम्स, और तारक केंद्र को बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं सेंट्रियोल। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। और ध्यान रखना, नीट तो अपनी है ही ऐसी कि एक चैप्टर में उसे पूछना होगा तो सब कुछ पूछ लेगा, एक क्वेश्चन में एक चैप्टर के बारे में पूछ लेगा। इतना गहन क्वेश्चन आ सकता है किसमें, नीट में। तो अपन को तो उस लेवल से तैयारी करनी है। ये देखो, इसकी स्थिति बताऊंगा किसकी, सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स की क्या होती है, ये स्थिति होती है, अपने पास में क्या है, सेल है, क्या है, कोशिका है, सेल है, और इसका बीच में क्या है, न्यूक्लियस। एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, केंद्रक है। केंद्रक के बाहर क्या होते हैं, दो सेंट्रियोल होते हैं जो कि 90 डिग्री एंगल पर लगे होते हैं। ये क्या है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल का मतलब होता है तारक केंद्र, और इन दोनों तारक केंद्र और कोशिका द्रव्य है एवं प्रोटीन समूह है ना, उनको मिला के क्या बोल रहे हैं, अलग पेन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको क्या बोल रहे हैं, मिला के। इसमें क्या है, कोशिका द्रव्य भी है और प्रोटीन समूह भी है। इनको क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं सेंट्रियोल। क्या, सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रोसोम। क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। और जो ये दो है जो 90 डिग्री पे लगे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोल रहे हैं, सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने ओरल बताया आपको कि एक्चुअली तारक केंद्र और तारक काय होता क्या, इसके बारे में बताया। तारक काय के बारे में अगर बात करूं तो यह क्या होता है, यह कोशिकांग है। आपको ये तो मैंने बता ही दिया था ना कि क्या है, कोशिकांग है। क्या, तारक काय। तारक काय कोशिकांग है ना, वो जंतु कोशिका में, यह तो बिल्कुल आपको कोशिका है ना, डायग्राम से भी पता चल रहा है कि जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप पाया जाता है। केंद्रक के समीप पाया जाता है कौन, तारक केंद्र। तारक काय क्या पाया जाता है, केंद्रक के समीप पाया जाता है, पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, उच्च पादपों में या उच्च प्लांट में, उच्च पादपों में अब्सेंट होता है। उच्च पादपों में क्या होता है, अब्सेंट होता है कौन, तारक काय। अब ध्यान रखना, एक तारक काय में कितने केंद्र होते हैं, दो तारक केंद्र होते हैं। तारक काय हो गया, उसमें केंद्रक होते हैं, उन केंद्रकों को क्या बोल रहे हैं, तारक केंद्र। तो एक तारक काय में दो तारक केंद्र होते हैं। एक तारक काय में दो तारक केंद्र होते हैं। तो इसको अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तारक काय। तारक काय को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई, यहाँ चूंकि क्वेश्चन ऐसा ही आता है कंफ्यूज करने वाला। तो तारक काय को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। आपको इंग्लिश में ही ध्यान रखना है। तारक काय को क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोसोम। और एक सेंट्रोसोम में कितने तारक केंद्र होते हैं, दो तारक केंद्र होते हैं। और तारक केंद्र को क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, वो बोल रहे हैं सेंट्रियोल। क्या बोल रहे हैं, सेंट्रियोल। प्लस उसमें क्या होता है, तारक काय हो गया, मैंने डायग्राम में बताया था। क्या बताया था, तारक काय में उसमें दो तो सेंट्रियोल्स होते हैं, यानी तारक केंद्र होते हैं। और उसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है, कोशिका द्रव्य होता है। उनको क्या बोल रहे हैं, तारक काय बोल रहे हैं। तो दो तारक केंद्र एक तारक काय में। और क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, कोशिका द्रव्य एवं प्रोटीन समूह है। समूह मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक तारक काय। इस
समीकरण को या इस इक्वेशन को याद रखना। आप क्या याद रखना कि तारक का है ना, दो तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है, कोशिका द्रव्य होता है उसमें और प्रोटीन समूह होते हैं, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो कोशिका द्रव्य में प्रोटीन है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फेयर। अगर मैं डायग्राम से बताऊं तो डायग्राम से, अगर एक मिनट, हाँ ये अपना डायग्राम रहा। तो अंदर वाले तो क्या है, ये जो अंदर वाले टी आकार बनाया ना, वो तो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स का मतलब तारक केंद्र, और ये पूरा क्या है, सेंट्रोसोम। और जो स्पेस है ना, ये किन से मिलकर बना होता है, कोशिका द्रव्य एवं प्रोटीन समूह से, जिसको बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोस्फेयर। क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोस्फेयर। इनसे क्या होता है, निर्मित होता है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि एक सेल में कितने तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। तो ये ध्यान रखना, सामान्यतः एक सेल में एक ही तारक काय को क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, सेंट्रोसोम। क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोसोम। एक ही तारक काय उपस्थित होता है, एक ही तारक काय उपस्थित होता है। अब देखते हैं तारक केंद्र, दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं अपन तारक केंद्र के बारे में, क्योंकि अपने को तो डीप अध्ययन करना है ना। तारक केंद्र को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, सेंट्रियोल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सेंट्रियोल बोल रहे हैं। और ये जोड़े में उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे, जोड़े में प्रेजेंट या उपस्थित, प्रेजेंट है, जोड़े में उपस्थित है, क्योंकि एक तारक काय में दो तारक केंद्र होते हैं। तो ये जोड़े में उपस्थित है, तो इनका जोड़ा है ना, उनको सम्मिलित रूप से क्या बोल रहे हैं, डिप्लोसोम। क्या बोल रहे हैं, डिप्लोसोम। डिप्लोसोम ध्यान रखना, इनको सम्मिलित रूप से जो तारक केंद्र प्रेजेंट होते हैं जोड़े में, उनको बोल रहे हैं डिप्लोसोम। और डिप्लोसोम ही क्या है, तारक केंद्र है, जो कि जोड़े में प्रेजेंट है। कैसे भी बोलते हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई। डिप्लोसोम ऐसे ही आ सकता है कि क्वेश्चन में अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे तो ये आ सकता है कि डिप्लोसोम, व्हाट इज डिप्लोसोम, यानी डिप्लोसोम क्या है। तो ध्यान रखना, तारक केंद्र का क्या है, जोड़ा है, ना कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा दो तारक काइयों का समूह है, ध्यान से सुनना, और दो तारक केंद्रों का समूह है, वे दोनों या नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना, बी ऑप्शन आएगा, और बी ऑप्शन क्या है, तारक केंद्र का जोड़ा है, तारक केंद्रों का समूह है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, बाकी जो अदर एग्जाम होती है ना, उनमें इतना टफ पेपर नहीं बनता। तो आपको हर तरीके से ध्यान रखना, हर तरीके से आपको, हर एंगल से आपको स्टडी करनी है, हर एंगल से आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखना, हर एंगल से आपकी तैयारी को मजबूत बनाए रखना, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए अपन उनको सोल्व कर सके, और अपना स्थान है केवल अपनी 1 सीट को अपन रोक सके। यह मैंने बता दिया था तारक केंद्र के बारे में। तारक केंद्र जो दोनों तारक केंद्र है ना, दोनों तारक केंद्र दोनों आपस में यानी एक दूसरे के आपस में लंबवत का मतलब क्या होता है, बता देगा कोई, लंबवत जल्दी से कमेंट करो। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। मैंने शुरू में बताया था 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, मैंने शुरू में डायग्राम बनाते ही बताया था कि ये टी शेप में बनाता है तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ध्यान रखना। मैंने जस्ट आपको बताया था क्या, लगभग 10 1 मिनट हो गए, सूक्ष्म नलिका पढ़ा रहा था, तब आपको शायद याद होगा
तारक केंद्र का निर्माण कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तारक केंद्र का निर्माण कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में इतना बताया था कि आपको बिल्कुल ये याद रखना है। क्या? अल्फा बीटा ट्यूबुलिन से बनी होती है, प्रोटीन होती है, ये सबसे बड़ी होती है आकार में, जिसका आकार लगभग 25 नैनोमीटर का होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। अंतरकोशिकीय गति करती है, कार्य सीलिया फ्लैजिला का निर्माण करती है। और किसका? तारक केंद्र का। तो तारक केंद्र का निर्माण कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ध्यान रखना, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करता है? तारक केंद्र का निर्माण करता है। अब अपन पढ़ेंगे तारक केंद्र की संरचना। और तारक केंद्र की संरचना होती है ना, वो किस प्रकार से होती है? कार्टवील संरचना। कार्टवील संरचना। कार्टवील संरचना। कैसे इसकी संरचना कार्टवील संरचना जैसी क्यों होती है? कार्ट का मतलब क्या होता है? जो गाड़ियां लोहार नहीं होते हैं तो उनकी जो गाड़ी होती है, उनका जो टायर होता है ना, उसमें स्पार्क लगे होते हैं। उसी प्रकार से कार्टवील संरचना कौन दर्शाता है? वो दर्शाता है तारक केंद्र की। कल अपन पढ़ेंगे, कल क्या नेक्स्ट इस क्लास में अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे तारक केंद्र ही। तारक केंद्र ही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसकी कार्टवील संरचना किस टाइप की होती है वो बताऊंगा, क्योंकि आज काफ़ी क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, तो आज काफ़ी टाइम हो गया है। और कल अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कार्टवील संरचना तारक केंद्र की। कितनी इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती है, कौन सी प्रोटीन होती है, इस तारक के केंद्र का निर्माण क्या है, तारक के केंद्र का कार्य क्या होता है, इनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। सीलिया फ्लैजिला हो जाएगा। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएंगे तो 3 क्लास और लगेगी। इस क्लास के बाद में, आज की क्लास के बाद में 3 क्लास और होगी। उसके बाद में अपना जो ये चैप्टर है कोशिका वाला, वो कोशिका वाला कंप्लीट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा सेल डिवीजन, जो कि वो भी जल्दी ही फिनिश कर देंगे अपन। और जो अगर बंदा है 12th में, अब की बार 12th कर रहा है, जिसने की है, वो भी इस क्लास को देख सकता आराम से, क्योंकि उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। RUHS में, एम्स पैरामेडिकल में और नीट में। ध्यान रखना, एम्स पैरामेडिकल में भी बायोलॉजी आती है। एम्स BSc नर्सिंग में भी, जो गर्ल्स के लिए होती है स्पेशली, उनमें भी क्या आती है? बायोलॉजी आती है। RUHS पैरामेडिकल में शायद नहीं आती बायोलॉजी। और जो RUHS की एग्ज़ाम होती है ना BSc नर्सिंग की, उसमें बायोलॉजी आती है। तो मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप NCERT पढ़ लेना, एक बार पढ़ो तो। और बाकी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम पर करते रहना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप MTG फिंगरप्रिंट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बुक है। और आप अपने स्तर पर जो बुक तैयार कर रहे हो वो भी शायद अच्छी होगी, उससे कर लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। इसी विश्वास के साथ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।